कापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। तो इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम ख्याति के मूल्यांकन के बारे में जो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ चुके हैं कि ख्याति के मूल्यांकन के लिए कौन से आधार अपनाए जाते हैं और ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ कौन कौन सी हैं। हमने पढ़ा कि ख्याति के मूल्यांकन के लिए दो आधार अपनाए जा सकते हैं, यानी कि दो आधारों से हम ख्याति का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो ख्याति के मूल्यांकन के लिए जो अपनाया जाने वाला पहला आधार है वो है भविष्य में कायम रहने वाले लाभ और दूसरा है अधिलाभ। तो ख्याति का मूल्यांकन लाभों के आधार पर किया जाता है और लाभों में से जो पहला आधार है वो भविष्य में कायम रहने वाले लाभ है और दूसरा आधार है अधिलाभ। इन दोनों में से किसी एक को आधार अपनाते हुए हम ख्याति का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने ख्याति के मूल्यांकन की विधियों के बारे में पढ़ा कि ख्याति के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं। तो ख्याति के मूल्यांकन की तीन विधियां हैं, जिनमें से पहली है वर्षों की क्रय विधि, यस परचेज मेथड, दूसरी है पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड, और तीसरी है वार्षिक वृद्धि विधि, एन्युटी मेथड। तो दोनों आधारों में से किसी एक को आधार मानकर और तीनों विधियों में से किसी एक विधि को अपनाते हुए हम ख्याति का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन है, चीनू और मीनू दो साझेदार है। 1 अप्रैल 2018 को मीनू अवकाश ग्रहण करता है। दो साझेदार है चीनू और मीनू, और इनमें से एक साझेदार मीनू 1 अप्रैल 2018 को अवकाश ग्रहण करता है, यानी कि साझेदारी फर्म छोड़ देता है और चीनू व्यवसाय चलाने का इच्छुक है। और जो साझेदार बचता है चीनू, वो अकेला व्यवसाय चलाना चाहता है। निवृत्त हुए साझेदार को अधिलाभों के 4 वर्षों के आधार पर ख्याति का मूल्य चुकाना होगा। अब चीनू जो अकेला आगे व्यवसाय चलाएगा, वो चीनू मीनू के द्वारा स्थापित ख्याति का भी प्रयोग करेगा, उसका भी उसको फायदा मिलेगा। तो जो साझेदार निवृत्त हुआ है, यानी कि मीनू जो साझेदारी छोड़ रहा है, उसको अधिलाभों के 4 वर्षों के आधार पर ख्याति का मूल्य चुकाना होगा चीनू के द्वारा। 31 मार्च 2018 को फर्म का चिट्ठा निम्न प्रकार, और जिस दिन मीनू अवकाश ग्रहण कर रहा है उस दिन की बैलेंस शीट हमको दी हुई है क्वेश्चन में। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दिखाए हुए हैं लायबिलिटी साइड में, ये लायबिलिटीज है। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है 1,80,000 के, चीनू की कैपिटल है 4,40,000 की और मीनू की कैपिटल है 3,40,000 की। इस प्रकार से 9,60,000 की लायबिलिटीज दिखाई दी है। और एसेट साइड में दिखाया हुआ है कैश इन हैंड 2,60,000 का, बुक डेट्स यानी कि डेटर्स 2 लाख के, क्लोजिंग स्टॉक है 1,20,000 का और बिल्डिंग है 3,80,000 की। इस प्रकार से 9,60,000 संपत्तियों का टोटल है। आगे लिखा है पिछले 3 वर्षों के लाभ, क्रमशः 2,70,000, 2,90,000 एवं 2,80,000 है। तो ख्याति का मूल्य हम लाभों के आधार पर करते हैं। 3 वर्षों के लाभों के आधार पर ही हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में कितने लाभ कमाए जा सकेंगे। तो पिछले 3 वर्षों के लाभ दिए गए हैं 2,70,000, 2,90,000 और 2,80,000। पिछले वर्षों के लाभों में लगातार बढ़ने या घटने की प्रवृत्ति नहीं पाई गई है। 2,70,000 के बाद दूसरे वर्ष में लाभ बढ़े हैं और फिर तीसरे वर्ष लाभों में कमी हुई है। तो इस प्रकार से लगातार कोई वृद्धि या कमी की प्रवृत्ति नहीं देखी गई है। इसलिए जब हम भविष्य में कायम रहने वाले लाभ यानी कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स ज्ञात करेंगे तो लाभों का सामान्य औसत सिंपल एवरेज निकालेंगे। अगर लाभों में लगातार घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती तो फिर हम भारित औसत वेटेड एवरेज निकालते हैं। भवन 5 लाख रुपए पर पुनर्मूल्यांकन किया गया। तो जब साझेदार निवृत्त हो रहा है तो संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन रीवैल्यूएशन किया गया, तो भवन को 5 लाख रुपए पर पुनर्मूल्यांकित किया गया, जबकि बैलेंस शीट में दिखाया हुआ है 3,80,000 का, यानी कि पुनर्मूल्यांकन से बिल्डिंग की वैल्यू में बढ़ोतरी हुई है। साझेदार का उचित पारिश्रमिक 1,20,000 प्रति वर्ष है। तो स्वामी का उचित पारिश्रमिक हम भविष्य में कायम रहने वाले लाभों की गणना करते समय घटाते हैं। तो इसलिए साझेदार का उचित पारिश्रमिक दिया हुआ है 1,20,000 रुपये प्रति वर्ष। सामान्य प्रत्याय दर यानी कि ऐसे व्यापार की जो सामान्य लाभ की दर है, बाजार में प्रचलित दर है, वो है 12% और मूल्यह्रास की दर दी गई है 10%। और इन सूचनाओं के आधार पर हमको अधिलाभों के 4 वर्षों के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सुपर प्रॉफिट्स अगर हमको ज्ञात करने हैं
सुपर प्रॉफिट्स हमको अगर ज्ञात करना है तो सुपर प्रॉफिट्स का फॉर्मूला होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स माइनस सुपर प्रॉफिट्स यानी कि पुराने व्यवसाय द्वारा जो भविष्य में लाभ कमाए जा सकते हैं उन लाभों का नए व्यवसाय द्वारा बाजार में प्रचलित दर से कमाए जाने वाले सामान्य लाभों पर जो आधिक्य है वो सुपर प्रॉफिट्स कहलाता है। यानी कि अगर नया व्यवसाय शुरू करते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाए जाएंगे जो बाजार में प्रचलित जो सामान्य प्रत्याय की दर है उससे, और अगर आप पुराना व्यवसाय खरीदते हो तो उस व्यवसाय में जो पहले लाभ कमाए जा रहे थे भूतकाल में उनके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में कितने लाभ कमाए जाएंगे। तो पुराने व्यवसाय द्वारा जो भविष्य में लाभ कमाए जाएंगे वो अगर सामान्य लाभों से किसी नए व्यवसाय द्वारा कमाए जाने वाले सामान्य लाभों से अधिक है तो ऐसे लाभ अधिलाभ सुपर प्रॉफिट्स कहलाते हैं। और सुपर प्रॉफिट्स का कारण होता है पुराने व्यवसाय की ख्याति। तो सुपर प्रॉफिट्स है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो सबसे पहले हमको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। तो पिछले 3 वर्षों के लाभ दिए गए हैं और उनके आधार पर भी हम भविष्य में कायम रहने वाले लाभ ज्ञात करेंगे। तो हमने बात की थी कि सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि अगर पिछले वर्षों के लाभ दिए गए हैं और पिछले वर्षों के लाभ ज्ञात करते समय अगर इन्हीं असामान्य मदों को एब्नॉर्मल आइटम्स को अगर पिछले वर्षों के लाभ हानि खाते में शामिल किया गया है तो उनके संबंध में हम एडजस्टमेंट करते हैं। और अगर कोई गलतियां की गई है पिछले वर्षों के लाभों को ज्ञात करते समय तो उन गलतियों को सुधार कर हम एडजस्टेड प्रॉफिट्स ज्ञात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है जिससे हमको ये लगे कि जो पिछले वर्षों के लाभ दिए गए हैं उनमें कोई समायोजन की एडजस्टमेंट की आवश्यकता है। दूसरा स्टेप होता है कि जो पिछले वर्षों के लाभ चाहे क्वेश्चन में दिए गए लाभ हो या फिर हमने उनमें कोई एडजस्टमेंट किया हो एडजस्टेड प्रॉफिट्स हो, तो पिछले वर्षों के दिए गए लाभ या हमारे द्वारा ज्ञात किए गए जो समायोजित लाभ है उनका औसत ज्ञात किया जाता है। तो पहला स्टेप हमको इस क्वेश्चन में करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पिछले वर्षों के समायोजन से संबंधित कोई सूचना नहीं दी गई है। और दूसरा स्टेप होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स का, हमको औसत लाभ ज्ञात करने होता है। तो एवरेज प्रॉफिट्स देखेंगे और एवरेज प्रॉफिट्स निकालने के लिए हम देखते हैं कि क्या पिछले वर्षों के लाभों में लगातार वृद्धि या कमी की प्रवृत्ति है या फिर लाभ किसी वर्ष लाभ ज्यादा है किसी वर्ष कम है, यानी कि ऐसे उतार चढ़ाव आ रहे हैं पिछले वर्ष के लाभों में। तो अगर लगातार कमी या वृद्धि की प्रवृत्ति हो पिछले वर्ष के लाभों में तो हम भारित औसत वेटेड एवरेज ज्ञात करते हैं। और अगर पिछले वर्षों में लगातार वृद्धि या कमी की प्रवृत्ति नहीं पाई गई है तो फिर हम सामान्य औसत सिंपल एवरेज ज्ञात करते हैं पिछले वर्ष के लाभों का। तो इस क्वेश्चन में हम एवरेज प्रॉफिट्स लेंगे, सिंपल एवरेज निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट्स होंगे 2,70,000 प्लस 2,80,000 और 2,90,000, उसमें 3 का भाग लगा देंगे, साधारण औसत क्या होंगे। तो 2,70,000 प्लस 2,80,000 प्लस 2,90,000, इसमें 3 का भाग लगाएंगे। तो 3 का भाग लगाने पर आ रहा है 2,80,000। तो पिछले 3 वर्षों के लाभों के आधार पर हम यह मान सकते हैं कि औसतन प्रत्येक वर्ष भविष्य में 2,80,000 रुपए लाभ कमाए जा सकेंगे। अगर भविष्य के संबंध में कोई सूचना दी गई है तो इन औसत लाभों में भविष्य के संबंध में होने वाले परिवर्तनों का समायोजन करके फिर हम भविष्य में कायम रहने वाले लाभ ज्ञात करते हैं। तो भविष्य के संबंध में हमको कुछ समायोजन करने पड़ेंगे जिनमें से पहला है साझेदारों का उचित पारिश्रमिक। भविष्य में कायम रहने वाले लाभ ज्ञात करते समय औसत लाभों में से फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ ओनर घटाते हैं और फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ ओनर है 1,20,000 रुपया प्रति वर्ष। 1,20,000 घटाने के बाद में ये बचता है 1,60,000।
और दूसरी सूचना हमको दी गई है मूल्यह्रास की दर दी गई है 10%। हमने बात की थी कि जब कोई व्यवसायी अपना व्यवसाय बेचता है तो वो अपनी संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करता है। संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से अगर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होती है तो भविष्य में भी उन पर लगाए जाने वाले मूल्यह्रास में वृद्धि होगी। भवन का मूल्य 3,80,000 रुपए है वर्तमान में, लेकिन जब भवन का पुनर्मूल्यांकन किया गया तो भवन का मूल्य 5 लाख रुपए निर्धारित किया गया। तो जो पिछले 3 वर्षों में जो लाभ ज्ञात किए गए हैं उन लाभों में 3,80,000 पर डेप्रिसिएशन लगाने के बाद ये लाभ ज्ञात किए गए हैं। लेकिन अब भविष्य में जो व्यवसायी आगे व्यवसाय चलाने का इच्छुक है चीनू, उसके द्वारा अब भवन का मूल्य 5 लाख रुपए दिखाया जाएगा पुस्तकों में और 5 लाख रुपए पर ही भविष्य में मूल्यह्रास लगाया जाएगा। तो पुराने लाभों को ज्ञात करते समय 3,80,000 पर डेप्रिसिएशन लगाकर लाभ ज्ञात किए गए हैं, लेकिन जो भविष्य में कायम रहने वाले लाभ हैं उन पर हम डेप्रिसिएशन उनको ज्ञात करते समय हम 5 लाख रुपए पर डेप्रिसिएशन लगाकर वो लाभ ज्ञात करेंगे। यानी कि किसी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है तो भविष्य में उस पर लगाए जाने वाले मूल्यह्रास में भी वृद्धि होगी, जिससे लाभों में कमी होगी। और अगर किसी संपत्ति के मूल्य में कमी होती है पुनर्मूल्यांकन करने पर तो भविष्य में लगाए जाने वाले मूल्यह्रास में भी कमी होगी, यानी कि लाभों में वृद्धि होगी। यहाँ पर संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन से संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई है, इसका मतलब भविष्य में लगाए जाने वाले मूल्यह्रास में भी वृद्धि होगी और मूल्यह्रास में वृद्धि होने के कारण भविष्य में कमाए जाने वाले लाभों में कमी होगी। तो भविष्य में होने वाले मूल्यह्रास में वृद्धि यानी जो अतिरिक्त मूल्यह्रास भविष्य में लगाया जाएगा वो हम औसत लाभों में से घटाएंगे और फिर भविष्य में कायम रहने वाले लाभ ज्ञात करेंगे। एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा भविष्य में अतिरिक्त मूल्यह्रास लगाया जाएगा प्रत्येक वर्ष। और कितना लगाया जाएगा कि 5 लाख रुपए पुनर्मूल्यांकित मूल्य है और 3,80,000 पहले का मूल्य है। तो जो बढ़ोतरी हुई है उसका 10% भविष्य में अतिरिक्त मूल्यह्रास लगाया जाएगा। यानी 1,20,000 रुपए संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई है और भवन के मूल्य में वृद्धि हुई है और भवन पर मूल्यह्रास लगाया जाता है 10%। तो भविष्य में 1,20,000 रुपए पर 10% के हिसाब से 12,000 रुपए अतिरिक्त मूल्यह्रास प्रतिवर्ष लगाया जाएगा। तो एक प्रकार से 12,000 रुपए प्रतिवर्ष लाभों में भविष्य में कमी होगी, इसलिए लाभों में से 12,000 रुपए हम घटाएंगे भविष्य में कायम रहने वाले लाभ ज्ञात करने के लिए। तो 1,60,000 माइनस 12,000 तो ये आता है 1,48,000। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स है 1,48,000। तो सुपर प्रॉफिट्स ज्ञात करने के लिए जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स हम लेंगे वो लेंगे 1,48,000। इसके बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालेंगे। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स हमने कैलकुलेशन कर ली है, इसको एक बार मिटा देते हैं जगह की कमी के कारण। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालेंगे। क्योंकि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स का नॉर्मल प्रॉफिट्स पर जो सरप्लस है वही सुपर प्रॉफिट्स कहलाता है। और नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाले जाते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। व्यवसाय में औसत विनियोजित पूंजी पर सामान्य प्रत्यय की दर से सामान्य लाभ कमाए जा सकते हैं, तो वे नॉर्मल प्रॉफिट्स कहलाएंगे। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड याद करने के लिए हमको चाहिए ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन 2। व्यवसाय में प्रारंभिक विनियोजित पूंजी और अंतिम विनियोजित पूंजी इन दोनों का जो औसत है वही औसत विनियोजित पूंजी कहलाती है। यानी कि ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को जोड़कर 2 का भाग लगा दें तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड औसत विनियोजित पूंजी ज्ञात हो जाती है। तो उसके लिए हम पहले क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करेंगे। औसत विनियोजित पूंजी ज्ञात करने के लिए हमको प्रारंभिक विनियोजित पूंजी यानी कि ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ये दोनों हमको ज्ञात करने पड़ेंगे। उसके लिए हम पहले
क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करने के लिए हम टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज से क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करते हैं। यानी कि जो क्लोजिंग बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2018 की जो बैलेंस शीट दी गई है, इसमें जो एसेट्स दी गई है उन एसेट्स में से जो बाहर की लायबिलिटीज है, आउटसाइड लायबिलिटीज है, वो अगर घटा दें तो व्यवसाय के मालिक द्वारा व्यवसाय में विनियोजित पूंजी हमको ज्ञात हो जाएगी। और जो विनियोजित पूंजी ज्ञात होगी वो अंतिम विनियोजित पूंजी होगी, क्योंकि हम वर्ष के अंत की बैलेंस शीट के आधार पर वो विनियोजित पूंजी ज्ञात कर रहे हैं। तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो पहले एसेट्स का टोटल कर लिया जाएगा। तो एसेट्स में है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड है 2,60,000। इसके बाद बुक डेट्स, बुक डेट्स है 2 लाख। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है 1,20,000 का। और बिल्डिंग है 3,80,000 के लेंगे, बल्कि लेंगे हम 5 लाख रुपए बिल्डिंग। जब हमने पढ़ा था क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो उसमें हमने पढ़ा कि जो फिक्स्ड एसेट्स है उनको रियलाइजेबल वैल्यू या उनके बाजार मूल्य पर लिया जाता है। अगर रियलाइजेबल वैल्यू यानी वसूली मूल्य या बाजार मूल्य नहीं दिया गया क्वेश्चन में, तो फिर हम पुस्तक मूल्य उनकी बुक वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको रियलाइजेबल वैल्यू दिया हुआ है 5 लाख रुपए, इसको पुनर्मूल्यांकित किया गया है 5 लाख रुपए पर, इसलिए हम 5 लाख रुपए लेंगे। और इस प्रकार से हम संपत्तियों का जो है संपत्तियों की राशि ज्ञात करेंगे। 2,60,000 प्लस 2 लाख, 2,60,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,20,000 और 5 लाख, 10,80,000 है टोटल एसेट्स। तो व्यवसाय में जो कुल संपत्तियां लगाई हुई है वो है 10,80,000 की। और इनमें से बाहर के दायित्व कितने हैं? आउटसाइड लायबिलिटीज हम घटा देंगे। तो आउटसाइड लायबिलिटीज है क्रेडिटर्स। इस क्वेश्चन में केवल क्रेडिटर्स बाह्य दायित्व है, आउटसाइड लायबिलिटीज है। बाकी साझेदारों की पूंजी जो है इंटरनल लायबिलिटी है, आंतरिक दायित्व है। तो केवल बाह्य दायित्व आउटसाइड लायबिलिटी घटाई जाती है। तो क्रेडिटर्स है 1,80,000। तो 10,80,000 में से 1,80,000 घटाएं तो 9 लाख रुपए क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आती है। एक बार इसको मिटा देंगे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेशन को। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है 9 लाख रुपए। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करने के हमको क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए जो कि है 9 लाख रुपए, और ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात की जाती है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से वर्ष में कमाए गए लाभ घटा दिए जाते हैं। करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, चालू वर्ष के कर के पश्चात के लाभ अंतिम विनियोजित पूंजी में से घटा दिए जाए तो प्रारंभिक विनियोजित पूंजी ज्ञात हो जाता है। क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में जो पूंजी लगाई थी उस पूंजी में अब वर्ष के दौरान कमाए गए लाभ भी पूंजी के रूप में शामिल हो गए हैं। तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि वर्ष की प्रारंभिक पूंजी में वर्ष के दौरान कमाए गए लाभ जुड़ने के बाद में भी अंतिम विनियोजित पूंजी ज्ञात होती है। तो अंतिम विनियोजित पूंजी में से अगर वर्ष के दौरान कमाए गए लाभ घटा दिए जाए तो प्रारंभिक विनियोजित पूंजी ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात हो जाती है। तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करने के लिए क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है 9 लाख रुपए, और इसमें से करंट ईयर्स प्रॉफिट तो पिछले 3 वर्षों के लाभ दिए गए हैं। इसका मतलब ये है पहले वर्ष का लाभ, ये है दूसरे वर्ष का लाभ, और ये है तीसरे वर्ष का लाभ। तो जो वर्ष समाप्त हुआ है उस वर्ष का लाभ है 2,80,000 रुपए।
तो 9 लाख में से क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में 2,80,000 रुपए वर्ष के लाभ भी जुड़े हुए हैं। और अगर ये घटा दें तो इनको घटाने के बाद हमको ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात हो जाएगी। 9 लाख में से 2,80,000 घटाएं तो 6,20,000 रुपए है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। 9 लाख में से 2,80,000, 9 लाख रुपए जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसमें 2,80,000 रुपए वर्ष के दौरान कमाए हुए लाभ भी जुड़े हुए हैं। अगर इनको घटा दिया जाए तो वर्ष की शुरुआत में ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जो थी वो थी 6,20,000। तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है 6,20,000 और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है 9 लाख रुपए। तो इनमें 2 का भाग लगा दें तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात हो जाएगी, यानी कि वर्ष में औसतन कितनी पूंजी विनियोजित रही। तो 6,20,000 प्लस 9 लाख 15,20,000 में 2 का भाग लगाए तो 7,60,000। तो 7,60,000 रुपए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है। 7,60,000 रुपए औसत विनियोजित पूंजी है। तो 7,60,000 रुपए इस व्यवसाय में लगाए हुए हैं औसतन। और अगर 7,60,000 रुपए अन्य कहीं लगाए जाए या कोई नया व्यवसाय शुरू किया जाए तो बाजार में प्रचलित सामान्य प्रत्याय दर से 12% लाभ कमाया जा सकता है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो 7,60,000 रुपए अगर अन्य कहीं लगाया जाए तो 12% की दर से सामान्य लाभ कमाया जा सकता है। 7,60,000 का 12% होता है 91,200 रुपए। तो 91,200 रुपए साधारण या सामान्य प्रॉफिट कमाए जा सकते हैं अन्य कहीं पैसा लगाकर। और यही 7,60,000 रुपए अगर इन साझेदारों के व्यवसाय में लगाया जाए तो भविष्य में 1,48,000 रुपए लाभ कमाए जा सकते हैं। तो 1,48,000 माइनस 91,200 56,800 रुपए अधिलाभ कमाए जा सकते हैं पुराने व्यवसाय की वजह से। और इसका कारण है व्यवसाय की ख्याति। तो व्यवसाय की ख्याति की गणना कही गई है अधिलाभों के 4 वर्षों के आधार पर। अधिलाभों का 4 गुना हम करेंगे तो 56,800। तो वैल्यू ऑफ गुडविल होगी सुपर प्रॉफिट्स इंटू 4 और सुपर प्रॉफिट से 56,800 अधिलाभों के 4 वर्षों के आधार पर, यानी कि अधिलाभों का 4 गुना। तो सुपर प्रॉफिट से 56,800 और उनका 4 गुना होगा 56,800 इंटू 4 2,27,200। तो अधिलाभों के 4 गुने के आधार पर अधिलाभ 56,800 रुपए के और इनका 4 गुना है 2,27,200 रुपए। तो ख्याति का मूल्य होगा 2,27,200 रुपए। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने किस प्रकार से अधिलाभों की कैलकुलेशन की जाती है, सुपर प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है और फिर किस प्रकार से ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है, वो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने समझाया है। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।